हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग आपके साथ कर रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग बेसिक रूल सीख रहे हैं। और बेसिक रूल ये है कि किसी भी शेयर का प्राइस ऑफ द शेयर होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी, राइट। ऐसा बड़ा लॉजिक है कि आज आपने जो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदा तो आपने अपनी जेब से क्या पे किया? प्राइस, कैश, पैसा, राइट। और इसके बदले में नो डाउट मार्केट में प्राइस जो भी चलता रहा है, इसके बदले में आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा डिविडेंड, राइट। तो आज आपने जो पे किया और आपको इसके बदले में जो मिला, दीज टू शुड हैव द रिलेशनशिप। और इसी रिलेशनशिप को हमने डेवलप किया कि प्राइस ऑफ द शेयर एज ऑन टुडे शुड बी द इक्वल टू द present value of all the dividend distributed by the organization on the constant basis। तो this is constant dividend model approach, ठीक है, जिसमें कि हमने एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया। दुश्मन हम लोग इस वीडियो के अंदर इन्हीं फॉर्मूलास के बेसिस पर एग्जाम्पल करने वाले हैं कि अगर कुछ न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड हो जाए तो कैसा होगा। और हमने इन सब के बारे में डिटेल में ऑलरेडी डिविडेंड चैप्टर के अंदर डिस्कस कर दिया है। वी आर नॉट गोइंग इन दिस, वी आर नॉट गोइंग इन टू द डेरिवेशन ऑफ द दिस फॉर्मूला बिकॉज डेरिवेशन हम ऑलरेडी आपके साथ पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर हमने आपके साथ डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की बात की। हमने कहा कंपनी जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है वो हर साल सेम नहीं होता है। हर साल जनरली जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा होता है। एंड वी आर रिज्यूमिंग दैट ये जो ज़्यादा है, ये जो एक्स्ट्रा है, दैट इज विद ए कांस्टेंट ग्रोथ, राइट। इसमें जो ग्रोथ है वो हर साल के लिए सेम है। एंड द प्राइस ऑफ द शेयर टुडे विल बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी। तो इसी के बेसिस पर हमने आपके साथ एक सीरीज फॉर्म की और इस सीरीज को हमने कहा दिस इज इन जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज को हमने आपके साथ फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। और इस फॉर्मूले से जो P0 की वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? फेयर वैल्यू, राइट। मतलब फेयर वैल्यू का मतलब हुआ कि इतना प्राइस ऑफ द शेयर होना चाहिए। है या नहीं इज अ डिफरेंट स्टोरी। है या नहीं ये तो हमें एक्चुअल प्राइस देख के मालूम चलेगा। और एक्चुअल प्राइस मार्केट में जो आता है दैट विल बी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। वो तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आता है। हम लोग ये फेयर वैल्यू निकाल लिया और फेयर वैल्यू के बेसिस पर फेयर वैल्यू और एक्चुअल प्राइस को हम कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के बाद ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअल प्राइस जो है वो ओवर प्राइस है या फिर एक्चुअल प्राइस अंडर प्राइस है, ठीक है। अच्छा, इसी फॉर्मूले को गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग हमने डेवलप किया। इसी फॉर्मूले को मॉडिफिकेशन की। हमने कहा सर ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड कैसे आता है? ये डिविडेंड आता है अर्निंग पर शेयर को डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करके। देखो सुनो, मैंने कहा सपोज करो एक कंपनी अर्निंग पर शेयर मेरे अकॉर्डिंग आप लोग सभी के सभी समझते हैं, राइट। अर्निंग पर शेयर एक कंपनी ने सपोज करो 10 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। एक शेयर से रिलेटेड जो प्रॉफिट अर्न किया दैट इज ₹10, सपोज टू बी, एज्यूम टू बी, ठीक है। अब इसमें से कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दैट इज डीपीएस, राइट। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया सपोज करो 4। बाकी जो बच जाएगा दैट इज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन अर्निंग को क्या बोलेंगे? दिस इज रिटेन अर्निंग पर शेयर, दिस इज नाउ 6। तो जो इस केस में अगर मैं आपको बोलता हूं कि बताओ डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है इन कंपैरिजन टू द अर्निंग्स। तो हमारी कंपनी ने 4 रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। अर्निंग कितनी है? 10 रुपए की। तो 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया? 40%। तो 40% इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर मैं आपको कहता हूं कि ईपीएस के बेसिस पर आप डिविडेंड आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप कहेंगे ईपीएस के बेसिस पर डिविडेंड आइडेंटिफाई करना है तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग अर्निंग पर शेयर लिख लेते हैं और उस अर्निंग पर शेयर को डिविडेंड पे आउट रेशियो से, डिविडेंड पे आउट रेशियो को हमने जो नाम दिया है, डिविडेंड पे आउट रेशियो को नाम दिया है बी, राइट। तो अर्निंग पर शेयर को हम लोग डिविडेंड पे आउट रेशियो से यानी कि बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अर्निंग पर शेयर 10 रुपए का, डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% का, तो 10 का 40% हो गया 4। तो ये जो अमाउंट बन जाएगा दैट विल बी द डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड बन गया तो डिविडेंड के आगे जो है 1 + जी लगा दीजिए, डिवाइडेड बाय 1 के माइनस जी कर दीजिए। तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज द फेयर प्राइस ऑफ द शेयर। दिस इज गॉर्डन मॉडल, राइट। तो गॉर्डन मॉडल ऑलमोस्ट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के बेसिस पर बना हुआ है, राइट, जिसमें कि के ग्रोथ, बी ई जी यूज हो रहा है, नथिंग एल्स, राइट। और हमने रूल सीख लिया। मैं आपको रूल एक बार फिर से लिखवा देता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। अगर एक्चुअल प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू या फेयर वैल्यू से ज्यादा हो तो क्या बोलेंगे? ओवर प्राइस। मैं लिखता हूं यहां पर, अगर एक्चुअल प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे? ओवर प्राइस। हमने पोर्टफोलियो में भी किया था, हमने डिविडेंड में भी किया था।
अगर कोई शेयर का एक्चुअल प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, अंडर प्राइस्ड, राइट। अंडर प्राइस होगा तो क्या करेंगे, सस्ता है मार्केट में तो डेफिनेटली बाय करेंगे, खरीदेंगे, और अगर महंगा है, ओवर प्राइस है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली बेचेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं, लेट अस डू द एग्जांपल ऑन दिस, राइट। पहला एग्जांपल, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, हमने कहा सपोज करो कि डिविडेंड ऑफ द शेयर इज 5 रुपए एंड के इज 10%, बताओ कि फेयर वैल्यू कितना होना चाहिए। यहाँ पर ग्रोथ वगैरह कुछ नहीं पता, तो हम ये यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा मेथड, वी विल यूज कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। हम कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर शुड बी डी अपॉन के ई, राइट। और के ई तो फिलहाल दिया हुआ है, के ई अगर नहीं दिया हो तो हमने आपको बताया कि के ई वैल्यू कैसे आएगी, ऑन द बेसिस ऑफ द CAPM मॉडल, ठीक है। तो डी हो गया 5 रुपए का और के हमें 10% गिवन है, अभी हमने पहले भी किया था इस वाले पॉइंट को। सो प्राइस ऑफ शेयर इज नाउ 50 रुपीज, फर्स्ट एग्जांपल, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमने आपके साथ दूसरा एग्जांपल शेयर किया, हमने कहा सपोज करो डिविडेंड जो है 5 का है, के जो है वो 10% है, इसके अलावा ग्रोथ रेट भी इज ऑल्सो देयर, ग्रोथ रेट इज 6% पर एनम, मतलब कि हर साल डिविडेंड जो है वो 6% की रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। तो अगर हर साल 6% की रफ्तार से बढ़ रहा है तो बताओ प्राइस ऑफ द शेयर क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं इसको आपको लिख के दिखाऊं, मतलब एक कॉन्सेप्चुअली लिख के दिखाऊं, तो मैं कहूंगा फेयर प्राइस ऑफ द शेयर शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी, राइट। मतलब क्या कि कंपनी ने 1 साल के बाद जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू प्लस कंपनी ने जो 2 साल के बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू एंड सो ऑन, राइट, अप टू इनफाइनाइट, राइट। पर सर फिर से ये जो नंबर्स हैं ये जीपी सीरीज में हैं और हमने जीपी सीरीज के बाद इसको जो है एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया था और कहा था P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस G, राइट। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P0 इक्वल टू D1 का मतलब हुआ कि 1 साल के बाद जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और 1 साल के बाद डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, D0 वी नो इट्स 5, D0 इज 5, 1 प्लस जी कर दीजिए ग्रोथ रेट यानी कि 0.06 पावर 1 डिवाइड बाई के माइनस जी। के हमें मालूम है हमारे एग्जांपल में दैट इज 10%, तो उसको 10% यूज कीजिए माइनस 0.06, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 इंटू 1.06 5.3 5.3 डिवाइडेड बाय 0.04 5.3 डिवाइड बाय 0.04 132। तो ग्रोथ होने पर मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ गया, काफी सारा बढ़ गया, राइट। सो दिस इज द बेसिकली नाउ फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर बोल दो या इसको आप इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दो, बात एक ही है। मतलब क्या इतना प्राइस होना चाहिए है या नहीं, द डिफरेंट स्टोरी। फिर से इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट, जिसमें कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या हमें मार्केट से प्राइस मतलब शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं। एग्जांपल नंबर 3, सपोज इन एग्जांपल नंबर 2 अगर एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर, अगर एक्चुअल प्राइस जो है वो 100 रुपए का हो या 150 हो या 200 हो, तो बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, हमें शेयर को बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअल प्राइस को कंपेयर करेंगे किससे, फेयर वैल्यू से, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं सॉल्यूशन में, हमने कहा फेयर वैल्यू इन एग्जांपल नंबर 2, हम एग्जांपल नंबर 2 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। सो दिस इज 132.5, राइट। एंड फर्स्ट पार्ट में हमें जो एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर गिवन है, प्राइस पर शेयर जो गिवन है दैट इज ₹100। तो एक्चुअल प्राइस मार्केट में फेयर वैल्यू से सस्ता है या महंगा है, सस्ता है। अगर सस्ता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लॉइज दैट द शेयर इज अंडर प्राइस्ड। तो क्या करेंगे सर, बाय करेंगे, ठीक है। और सेकंड केस में जो हमें मार्केट प्राइस पर शेयर गिवन है दैट इज 150 एंड 200। अच्छा, सेकंड थर्ड को मैं मिक्स कर रहा हूँ, 150 एंड 200 दोनों ही केस में फेयर वैल्यू से जो प्राइस है वो एक्सीड कर रहा है, हाइयर जा रहा है। मतलब एक्चुअल प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू से ज्यादा है। फेयर वैल्यू मतलब क्या हुआ कि इतना प्राइस होगा तो हमारा जो फंडामेंटल जो रूल है वो यूज हो रहा है ना। प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी विद कांस्टेंट ग्रोथ रेट, राइट। और उसके अकॉर्डिंग प्राइस कितना होना चाहिए, इट शुड बी 132.5, जबकि एक्चुअल प्राइस कितना है 150 या 200।
सेकंड पार्ट में 150, थर्ड पार्ट में 200। तो दोनों ही पार्ट में जो है हायर है, तो यू कैन से दैट द एक्चुअल प्राइस इज ओवर प्राइस्ड। ठीक है, अब यह ओवर प्राइस्ड हो गया तो क्या करें, तो डेफिनेटली बाय करने की कोई सलाह नहीं है। इस तरह के शेयर को हम लोग मार्केट में सेल कर देंगे, सेल शेयर, राइट। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। नाउ द थर्ड पार्ट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने वो गॉर्डन मॉडल यूज करने की कोशिश की है, नथिंग एल्स, राइट। ईपीएस गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशियो गिवन है, आपको फेयर प्राइस ऑफ द शेयर आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट। देखो, हमने कहा हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो है, ईपीएस है, डिविडेंड नहीं है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, दैट वी कैन आइडेंटिफाई। हम कहेंगे प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू दैट इज बी इंटू E0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के माइनस जी, राइट। एंड द डिविडेंड पे आउट रेशियो 40%, EPS is 10 and the growth rate is 10%, और डिवाइड बाय के मतलब 0.15 माइनस जी, और ये ग्रोथ रेट 10% है। तो नाउ जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट, ये 4 रुपये का हो गया, और ये 1 प्लस 0.10 और ये 0.05। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ओनली। So this is 4 into 1.1 divided by 0.05. This is 88. So fair price is fair value, or you can say fair price is equal to 88। तो अगर एक्चुअल प्राइस इससे ज़्यादा है मार्केट के अंदर तो हम कहेंगे ओवर प्राइस, और अगर एक्चुअल प्राइस इससे कम है तो हम बोलेंगे अंडर प्राइस्ड। अगर अंडर प्राइस है तो वी कैन बाय मोर शेयर, अगर हायर वैल्यू है मार्केट के अंदर भी हम कहेंगे कि अगर आपके पास शेयर है तो डेफिनेटली आप बेच दीजिए, क्योंकि फेयर वैल्यू से पहले प्राइस ज़्यादा जा चुका है। बट सर ये जितना भी मैंने आपको बताया, दिस ऑल आर नो डाउट थ्योरिकल, राइट। किसी भी शेयर की वैल्यू डिविडेंड के बेसिस पर कैलकुलेट करना इट्स नॉट सो गुड, बट हम कह सकते हैं कि और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। एसेट्स की वैल्यू भी होती है कंपनी के अंदर, इसके अलावा डिविडेंड के अलावा हमें जो है कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है, राइट। सो और बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, पर दिस इज द अच्छा मेथड है, फंडामेंटल मेथड है, राइट। इसको हम कह सकते हैं इज द बेस्ट वन। बट सर मार्केट में प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम ये है कि ग्रोथ रेट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। क्या हम ग्रोथ रेट पास ग्रोथ को मान के लेके चलें? क्या ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई करना इतना आसान है? नो। अच्छा, ग्रोथ रेट मालूम चल गई तो उसके बाद एक और बहुत मुश्किल है के, और के जो है वो डेफिनेटली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ऐसे ही ग्रोथ रेट भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो अगर ग्रोथ रेट और अगर के भी चेंज होता रहेगा तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि प्राइस कितना है। तो के को और ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई करना फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्टिविटी इट्स वेरी 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 टफ, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू अंडरस्टूड, हमें समझना पड़ेगा कि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में बाकी जो इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस है वो क्या कहता है और हमें क्या देखना चाहिए। सो ऑल दिस वी विल डिस्कस इन आवर कमिंग वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो। बाय।